हेलो दोस्तों, टेक्स्टबुक सुपर आयस में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1958, ऑल्सो कॉल्ड एज द आफ्स्पा लॉ। इस सेशन में ये जान के लेंगे कि इस एक्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, ये एक्ट के क्या प्रोविजंस हैं, आर्म फोर्सेस को ये किस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स देता है, इंडिया के कौन कौन से पार्ट्स में ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल था, और हाल ही में गवर्नमेंट ने किन एरिया से ये एक्ट निकाला है। राइट, आए दिन इस एक्ट के आधार के ऊपर या इस एक्ट के ऊपर बहुत सारे एडिटोरियल्स न्यूज़पेपर में आते रहते हैं। राइट, सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दोज एडिटोरियल्स वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड ये एक्ट है क्या। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द जेनेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट कि इस पर्टिकुलर एक्ट का जेनेसिस क्या है या इसकी हिस्ट्री क्या है। इस एक्ट की शुरुआत या इसके जो रूट्स हैं वो जाते हैं टू द क्विट इंडिया मूवमेंट। जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था 1942 में, तब इंडियन फ्रीडम फाइटर्स और रिवॉल्यूशनरीज को रोकने के लिए, उनके मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट लाया, एक ऑर्डिनेंस लाया जिसका नाम था आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने एक ड्रकोनियन रूल बनाया जिससे कि इस पर्टिकुलर मूवमेंट को सप्रेस किया जाए, जिससे कि रिवॉल्यूशनरीज और फ्रीडम फाइटर्स को उनका गंतव्य प्राप्त करने से रोका जाए। राइट, सो दैट वाज द इंटेंशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। बट इंडिपेंडेंस के बाद, आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कुछ पीस ज़्यादा टाइम तक प्रिवेल नहीं हुआ। इसका एक मुख्य कारण ये था कि जब नागा नेशनल मूवमेंट की शुरुआत होती है और जब नागा नेशनलिज्म की ग्रोथ होती है उस एरिया में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉयलेंस स्प्रेड्स लाइक फायर इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। राइट, अब ये जो वॉयलेंस स्प्रेड हुआ, ये वॉयलेंस को रोकने के लिए जो लोकल पुलिस फोर्सेस थे, दे वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू काउंटर सच टाइप ऑफ चैलेंजेस। इतने हाई लेवल के वॉयलेंस को काउंटर करने के लिए, जहाँ पर इंस्टेबिलिटी बहुत है, जहाँ पे सेपरेटिस्ट एंड सेसेशनिस्ट मूवमेंट हो रहे हैं, ऐसे लेवल्स को टैकल करने के लिए पुलिस वाज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इनफ। इसके लिए गवर्नमेंट ने उस वक्त, मतलब 1958 में, एक ऑर्डिनेंस निकाला जिसका नाम था आर्म फोर्सेस असम एंड मणिपुर स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस। बिकॉज ये जो ऑर्डिनेंस था सिर्फ असम और मणिपुर को एप्लीकेबल था, बिकॉज एट दैट पॉइंट 1950s में Assam was mostly the entire northeastern part and Manipur was a separate entity, right? तो therefore this ordinance, ये ordinance निकाला प्रेसिडेंट ने in order to tackle the violence जो नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट की वजह से पूरे नॉर्थ ईस्ट में स्प्रेड हो गया था। राइट, शॉर्टली आफ्टर दिस ऑर्डिनेंस वाज पास्ड, इसको एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया जिसका नाम था आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट ऑफ 1958। राइट, सो ये था द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या जेनेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। अब जान के लेते हैं कि ये एक्ट के क्या प्रोविजंस हैं। राइट, कि द आफ्स्पा के क्या प्रोविजंस हैं। आफ्स्पा को समझने के लिए उसके दो सेक्शंस को समझना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है। वो दो सेक्शंस है, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। तो पहले ये सेक्शन 3 के बारे में कुछ जानकर लेते हैं। ठीक है, सेक्शन 3 डिस्टर्ब्ड एरियाज के बारे में बात करता है। अब डिस्टर्ब्ड एरियाज मतलब क्या? डिस्टर्ब्ड एरियाज मतलब ऐसा कोई भी एरिया जहाँ पे पब्लिक ऑर्डर वॉयलेट हो गई हो, बिल्कुल भी जहाँ पर पब्लिक ऑर्डर नहीं है, जहाँ पे वॉयलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है और जहाँ पे इनोसेंट सिविलियंस की जान को खतरा है, such an area would be declared as a disturbed area. Right, तो सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट जो है वो डिस्टर्ब्ड एरियाज के बारे में बात करता है अंडर द आफ्स्पा लॉ। अब सेक्शन 3 जो है ये सिर्फ कुछ लिमिटेड एंटिटीज को ये परमिशन देता है कि वो डिस्टर्ब्ड एरियाज डिक्लेयर करें। वो कौन है? फर्स्ट इज योर यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनके पास ये पावर है कि वो डिक्लेयर की, उनके पास ये पावर है कि कौन सा एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया होगा वो डिक्लेयर करने की। उसके बाद गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट वुड हैव द पावर टू डिक्लेयर एन एरिया एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया। और अगर हम यूनियन टेरिटरी में, अगर यूनियन टेरिटरी का कोई हिस्सा डिस्टर्ब्ड है तो उस यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे उनके पास ये पावर होगा कि वो जो है वो डिस्टर्ब्ड एरियाज को डिक्लेयर कर सके। राइट, सो 3 एंटिटीज के पास ये पावर है टू डिक्लेयर अ डिस्टर्ब्ड एरिया, विच इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द यूटीज। ओके, नाउ one thing to notice that
इधर एंटायर स्टेट, पूरे ही राज्य को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया जा सकता है, या फिर सिर्फ उस स्टेट के कुछ पार्ट को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जा सकता है, राइट। सो सेक्शन 3 के माध्यम से हमें यह पता चला कि डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करने का पावर किसके पास है, राइट। अब आते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, विच इज द सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, राइट। सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट आर्म्ड फोर्सेस को बहुत ही स्पेशल पावर्स देता है, राइट। नाउ आइडियली यही वो सेक्शन है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, या फिर जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होता है, क्योंकि बहुत लोगों का ये मानना है कि इस सेक्शन या इस पावर का मिसयूज़ किया गया है। तो जान के लेते कि सेक्शन 4 में दिया क्या है। सेक्शन 4 टॉक्स अबाउट स्पेशल प्रोविजंस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। इसमें क्या दिया है, इसमें ये दिया है, सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि एक वार्निंग देने के बाद आर्म्ड फोर्सेस आफ्टर गिविंग अ ड्यू वार्निंग दे कैन फायर अपॉन, वो डायरेक्टली फायर कर सकते हैं, या फिर ऐसा कोई भी फोर्स यूज कर सकते हैं जिससे सामने वाले की डेथ भी हो सकती है, राइट। सो आफ्टर गिविंग ड्यू वार्निंग उनके पास ये पावर है कि वो सामने वाले पे गोली भी चला सकते हैं जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। आफ्टर दैट उनके पास ये पूरी पावर है कि वो किसी भी एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं शक के बुनियाद पर कि उस एरिया में कहीं पे आर्म्स हो सकते हैं, या वो एरिया किसी टेररिस्ट कैंप का ट्रेनिंग एरिया हो, या फिर वो उस एरिया में कोई इंसर्जेंट ग्रुप्स या इंसर्जेंट लोग वहाँ पे छुपे हुए हो, राइट। सो इट गिव्स देम द पावर टू डिस्ट्रॉय ऑल दिस थिंग्स। Apart from that, the third most important power that this act gives to the armed forces is that they have the power to arrest anyone without warrant. कि विदाउट वारंट, सिर्फ शक के बुनियाद पर भी वो अरेस्ट कर सकते हैं, और ऐसे अरेस्ट करने के लिए कोई वारंट नहीं लगेगा, ओके। आफ्टर दैट दे हैव द पावर टू सर्च एनी प्रीमाइसेस, टू एंटर एंड सर्च एनी प्रीमाइस विदाउट अ वारंट, ओके। दे हैव दिस पर्टिकुलर पावर कि वो कहीं पे भी जा सकते हैं, कोई भी जगह को सर्च कर सकते हैं, कोई वारंट की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद ये एक्ट आर्म फोर्सेस को ये कहता है कि जिन लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया है, ऐसे लोगों को उन्हें नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन्हें उन अरेस्टेड लोगों को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उनको हाजिर करना होगा, राइट। दे वुड हैव टू प्रेजेंट दोज अरेस्टेड पीपल इन फ्रंट ऑफ द नियर बाय पुलिस स्टेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड लास्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आर्मी ऑफिसर्स हैव लीगल इम्यूनिटी फॉर देयर एक्शंस। मतलब जिस एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया है, उस एरिया में आर्म फोर्सेस जो चाहे एक्शन ले, उसके लिए उन्हें लीगली दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उनके पास लीगल इम्यूनिटी होती है फॉर ऑल देयर एक्शंस। भले ही फिर वो इन कोई भी पावर्स का कैसा भी उपयोग करे, उसके लिए उन्हें कोर्ट में नहीं खींचा जा सकता, ऐसा ये एक्ट कहती है। विच मीन्स ये आर्मी या आर्म फोर्सेस को स्वीपिंग पावर्स देती है कि उस पर्टिकुलर डिस्टर्ब एरिया में लॉ एंड ऑर्डर या पब्लिक ऑर्डर वापस लाने के लिए जो चाहे कदम उठाना पड़े वो आप उठाइए। तो दिस इज a lot of power coming into the hands of the armed forces। अब एक नज़रिए से देखा जाए तो इतनी ये एक्ट जो है ये भारत के यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेसेशनिस्ट ग्रुप्स हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, या फिर भारत के कुछ भागों को भारत के यूनियन से बाहर लेके जाना चाहते हैं, कोई अलग देश स्थापन करना चाहते हैं, राइट। ऐसे लोगों को डील करने के लिए या ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए इतना स्ट्रिक्ट लॉ होना अनिवार्य है, ऐसा एक नज़रिए से लगता है। बट गिवन द पास्ट 60 ईयर्स, पिछले 60-65 साल की हिस्ट्री अगर हम देखें, तो फिर ऐसा बहुत बार सामने आया है कि इस लॉ का जो है वो दुष्परिणाम हुआ है। सो नाउ वील एनालाइज कि व्हाट आर द इश्यूज विद द लॉ, कि इस पर्टिकुलर लॉ के साथ क्या प्रॉब्लम है, ओके। फर्स्ट प्रॉब्लम इज ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ओके। ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी एरिया आफ्सपा के नीचे आता है, वेन एवर एनी एरिया कम्स अंडर द आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, विच मीन्स वहाँ पे मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश हो गया है। और जब भी वहाँ पे एक मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश हो गया है, वहाँ पे लोगों के जो बेसिक फ्रीडम्स है वो ही कर्टेल किए जाते हैं, राइट। विच मीन्स कि वो जब चाहे खुलेआम कहीं पे घूम नहीं सकते, जब चाहे अगर उन्हें जो काम करना है वो नहीं कर सकते, उनके हर एक्शंस के ऊपर कोई ना कोई उनके ऊपर नज़र बनाए हुए रखा है, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर
बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कर्टेलिंग ऑफ फ्रीडम्स, क्योंकि उनसे उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं, इसके वजह से व्हाट हैपेंस इज कि देर आर अ लॉट ऑफ psychological changes, yes, there are a lot of psychological things that these persons have to go through, right? So therefore very first thing is कि उनके जो basic rights हैं उनका ही उल्लंघन होता है, राइट एंड दिस, और ये ऐसा नहीं है कि ये उल्लंघन कुछ 1-2 साल के लिए या 3 सालों के लिए हो रहा है। पिछले 60-65 सालों से ऐसे कुछ एरियाज है, फॉर एग्जांपल नागालैंड में, जो पिछले 60-65 सालों से आफ्सपा के नीचे है। तो जस्ट इमेजिन 60-65 साल एक पर्टिकुलर ड्रकोनियन लॉ के नीचे रहना, जहाँ पर आपके एज अ ह्यूमन बीइंग यू हैव नो राइट, यू आर कॉन्स्टेंटली अंडर अ वॉच ऑफ द आर्मी, आपको फ्रीली घूमने की आज़ादी नहीं है। सो दिस इज समथिंग विच जो एक साइकोलॉजिकल मार्क छोड़ता है किसी भी इंसान के ऊपर, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट वायलेशन। आफ्टर दैट वी हैव पुअर चेक्स एंड बैलेंसेस। What are these poor checks and balances? कि सबसे पहले तो दिया जाता, सेक्शन 4 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट ने क्या कहा था कि आफ्टर गिविंग अ ड्यू वार्निंग अ पर्सन, आर्मी के पास ये पावर है कि वो लोगों के ऊपर फायर भी कर सकती है अगर शक हो कि वो ही इज़ एन इंसर्जेंट और अ टेररिस्ट, राइट? बट who is going to check कि is the due warning given or not, right? After that ये एक्ट ये भी कहता है कि जितना जल्दी हो सके जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया हो विदाउट अ वारंट, उतने लोगों को नियर बाय पुलिस स्टेशन में हाजिर किया जाए, राइट? अगेन देर इज़ नो चेक एंड बैलेंस कि क्या जल्द से जल्द उन्हें पुलिस स्टेशन में हाजिर किया गया था या नहीं किया गया था। सो देयरफॉर ये कहा जाता है कि इस एक्ट में देर इज़ वेरी पुअर चेक एंड बैलेंस। आफ्टर दैट रेडिकलाइजेशन ऑफ द यूथ। रेडिकलाइजेशन ऑफ द यूथ मतलब कि आप इमेजिन करो कि एक एरिया जो कॉन्स्टेंटली, जहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हो, जहाँ पे कॉन्स्टेंटली किसी के घर वालों को रैंडमली अरेस्ट किया जा रहा हो और लोगों को पता भी नहीं है कि वो किस बुनियाद पे उन्हें अरेस्ट किया गया है या फिर वो घर वापस कब आएंगे। ऐसे फैमिलीज़ में यूथ की जो टेंडेंसी हो जाती है वो ऐसी हो जाती है कि दिस कंट्री इज़ नॉट फॉर मी। उन्हें लगता है कि ये देश मेरा नहीं है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनका रेडिकलाइजेशन शुरू हो जाता है। उन्हें लगता है कि अब इफ़ दिस कंट्री इज़ नॉट फॉर मी, मेरे घर वालों को ऐसे ही रैंडमली अरेस्ट करके जा रहे हैं और मुझे पता भी नहीं कि उन्हें कहाँ लेके गया है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट यूथ टू हैव दैट फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। आफ्टर दैट, issue of fake encounters. So this particular issue was there in news recently also कि जहाँ पे नागालैंड में कुछ 15 लोगों को गलती से उनका इनकाउंटर किया गया था, which were innocent people, right? So as such there have been a lot of fake encounters और ऐसे रिपोर्ट्स भी बहुत आई है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ इस मामले में दखल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि कुछ एनकाउंटर्स हुए जो गलत हुए हैं, राइट? सो इशू ऑफ फेक एनकाउंटर्स की वजह से लोगों को लगता है कि नाउ दिस की वजह से रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। एंड लास्ट इज़ पुअर इन्वेस्टिगेशन कि आफ्टर दैट एनकाउंटर्स हैव हैपेंड मेनी अ टाइम्स, जैसे कि मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट हैड ऑर्डर्ड अ सीबीआई इंक्वायरी, बट आउट ऑफ द 93 किलिंग्स जो हुए थे उसमें से कुछ आई गेस 39 की ही इन्वेस्टिगेशन हुए और बाकी की अब तक इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है, राइट? सो ऑल दीज आर द इश्यूज विद दिस ड्रकोनियन लॉ। हालांकि ये लॉ एक हाथ पे हमें ये बताता है कि ये यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मेंटेन कर रहा है कंट्री की, पर लोगों, उस एरिया के लोगों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट छोड़ रहा है। ना ही ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे लोगों के, बल्कि फेक एनकाउंटर्स या फिर पुअर इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है, जिसकी वजह से जो वहाँ का यूथ है वो बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज होने लगा है, राइट? नाउ इन सारे इश्यूज़ की वजह से, इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा कहा गया था कि हमें जो है, हमें आफ्सपा को रिपील करना चाहिए, मतलब हमें आफ्सपा को निकाल देना चाहिए कंप्लीटली। अब आफ्सपा को कंप्लीटली निकालने के लिए कुछ लोगों ने या कुछ कमिटीज़ ने भी रिकमेंडेशन दिया था। इनका नाम या ये कमिटीज़ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट? सो द फर्स्ट इज़ दैट प्रोटेस्ट बाय आइरोम शर्मिला, राइट? सो आइरोम शर्मिला, शी इज़ ऑल्सो नोन एज द आयरन वुमन ऑफ मणिपुर, क्योंकि उन्होंने मणिपुर से आफ्सपा कंप्लीटली निकाल दिया जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किए। इवन शी ऑल्सो वेंट ऑन दी हंगर स्ट्राइक, राइट? सो दैट मणिपुर कंप्लीटली कम्स आउट ऑफ आफ्सपा रेजिम और वहाँ पे नॉर्मल रूल ऑफ लॉ हो,
राइट। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी शी बिकॉज शी इज अ सोशल एक्टिविस्ट, शी वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक सो दैट हर पीपल कुड लिव लाइफ फ्रीली। सो ये एक इंडिविजुअल वुमेन थी जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था इस स्फीयर में। इसके अलावा यू हैव जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी। अब ये जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी का गठन 2004 में किया गया था और इस कमेटी ने कहा कि जो आफ्स्पा लॉ है वो हाईली अनडिजायरेबल है, मतलब ऐसा लॉ चाहिए ही नहीं। वी डू नॉट वांट सच अ लॉ, दिस सच अ लॉ इज हाईली अनडिजायरेबल एंड इट हैड बिकम अ सिंबल ऑफ ऑपरेशन। सिंबल ऑफ ऑपरेशन मतलब अपने ही लोगों के अधिकारों को कुचल रहा था ये पर्टिकुलर लॉ। ऐसा जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी का ऑब्जर्वेशन था और उन्होंने कहा कि ऐसा लॉ बिल्कुल आफ्स्पा होना ही नहीं चाहिए। इसके बाद सेकेंड ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जब बैठा था, ये सेकेंड ARC ने भी जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी के जो रिकमेंडेशंस थे उनको अपहोल्ड किया। सेकेंड ARC ने भी यही कहा कि ये लॉ जो है ये हमारे बेसिक राइट्स के खिलाफ है और इसके लिए इस लॉ को जो है वो हमें रिपील कर देना चाहिए, इस लॉ को कंप्लीटली हटा देना चाहिए। राइट। तो ये 3 एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू रिपीलिंग ऑफ आफ्स्पा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेरियस जजमेंट्स में ये कहा है कि क्या आफ्स्पा को हम किसी तरीके से अमेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लॉ है ये मिलिट्री या आर्म फोर्सेस को बहुत ज़्यादा पावर्स देता है, जिसकी वजह से ह्यूमन राइट वायलेशंस बहुत ज़्यादा पैमाने पर हो रहे हैं। राइट। अब with regards to all these things that were happening recently, अप्रैल में जब प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि वो धीरे धीरे ये चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो भी एरियाज आफ्स्पा के नीचे हैं वो एरियाज जो है वो उन एरिया से आफ्स्पा निकाल दिया जाए। राइट। उसके अब जब प्राइम मिनिस्टर ने ये डिक्लेरेशन किया उसके कुछ दिनों के बाद ही नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के कुछ पार्ट्स में से आफ्स्पा को निकाल दिया गया या फिर पार्शियली विड्रॉ कर दिया गया। कुछ पार्ट्स में से कंप्लीटली निकाल दिया गया और कुछ पार्ट्स में से पार्शियली विड्रॉ कर दिया गया। तो आइए जान के लेते कि वो पार्ट्स कौन कौन से थे। तो पहले तो आसाम में से जो 23 डिस्ट्रिक्ट थे, जो 23 डिस्ट्रिक्ट थे आसाम में से, उसमें से फुल्ली आफ्स्पा को निकाल दिया गया। राइट। तो आप जो ये लाइट ब्लू कलर का सेक्शन देख रहे हो, दिस वन, यहाँ से पूरी तरीके से आफ्स्पा को निकाल दिया गया। राइट। अब जो आपका डार्क ब्लू वाला पोर्शन है सिर्फ वहीं पे आपका आफ्स्पा लागू हो रहा है। राइट। उसके विच मीन्स कि 60% ऑफ द स्टेट से आफ्स्पा को निकाल दिया गया फ्रॉम आसाम। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट मणिपुर, इट वॉज पार्शली लिफ्टेड फ्रॉम 6 वैली डिस्ट्रिक्ट्स। तो 6 डिस्ट्रिक्ट से मणिपुर में भी हटाया गया और नागालैंड से withdrawn totally from 3 districts and partially from 4 districts, मतलब almost 7 districts of Nagaland से भी ये particular law निकाल दिया गया है। तो आज के दिन में जब हम ये वीडियो देख रहे हैं तब आफ्स्पा जो है वो कौन कौन से स्टेट्स में एप्लीकेबल है। तो इट इज़ एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, दिस वन। आफ्टर दैट इट इज़ एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ नागालैंड, मणिपुर एंड आसाम। ओके। इन स्टेट्स में ये पर्टिकुलर लॉ एप्लीकेबल है अकॉर्डिंग टू द आफ्स्पा एक्ट ऑफ 1958। अब इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर का जो कश्मीर वैली रीजन है वहाँ पर भी ये पर्टिकुलर लॉ एप्लीकेबल है, बट जम्मू एंड कश्मीर में जो आफ्स्पा लागू है इट इज़ नॉट द 1958 का लॉ। जो हम आफ्स्पा लॉ ऑफ 1958 पढ़ रहे वो नहीं है, इट इज़ द आर्म्ड फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1990। ओके। सो यहाँ पे जो लॉ एप्लीकेबल है वो स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर रीजन के लिए 1990 में बनाया गया हुआ लॉ है। राइट। सो आज के दिन में जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर, दीज आर दी 5 स्टेट्स जहाँ पे आपका आफ्स्पा लागू है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये कहा है कि वो धीरे धीरे ये कोशिश कर रहे हैं कि इन राज्यों से कंप्लीटली आफ्स्पा को हटा दिया जाए, क्योंकि उनकी ये कोशिश है कि यहाँ पे जो पब्लिक ऑर्डर है या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो धीरे धीरे वापस रिस्टोर हो रहा है और इसके लिए इन रीजन से जो है वो आफ्स्पा को निकाल देना चाहिए। राइट। सो प्रेजेंटली दीज आर द एरियाज वेयर आफ्स्पा इज एप्लीकेबल। ओके। नाउ व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, कि आगे क्या होना चाहिए। तो जैसे जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी ने कहा था वैसे आफ्स्पा को कंप्लीटली निकाल देना चाहिए। वी शुड कंप्लीटली रिपील आफ्स्पा। और अगर मतलब वी शुड कंप्लीटली रिपील आफ्स्पा, पर यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन को भी तो मेंटेन करना है।
तो जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी ने ये कहा है कि आफ्सपा के जो प्रोविजंस है जो आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मदद कर रहे हैं उसको आप यूएपीए एक्ट मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के में ज्वाइन कर दो। यूएपीए भी एक बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है, राइट, पर ये आफ्सपा जैसा ड्रकोनियन नहीं है जहाँ पे इतने ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, राइट। तो जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी का यही रिकमेंडेशन था कि आप आफ्सपा को पूरी तरीके से रिपील कर दो और उसके जो प्रोविजंस हैं जो आपको ये मदद करते हैं कि किसी भी एक्सट्रीम इंसर्जेंसी सिचुएशन को हैंडल किया जाए उसको आप यूएपीए में मर्ज कर दो, राइट। उसके अलावा पीरियोडिक रिव्यू ऑफ आफ्सपा मतलब आज जिन स्टेट्स में जिन राज्यों में आफ्सपा लागू है वहाँ पे पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए कि क्या वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहाँ पे अच्छी होती जा रही है क्या। अगर हाँ तो धीरे धीरे करके उन एरिया से आफ्सपा को निकाल देना चाहिए। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है वो है अबाउट फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशंस विच मीन्स कि अब तक जितने भी केसेस आए हैं ऑफ फेक एनकाउंटर्स वो बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक हो जाने चाहिए जिससे जो लोग उस पर्टिकुलर हादसे से सफ़र हुए हैं उनको जल्द से जल्द न्याय मिले, right? So fast track investigation of cases should happen. So these are the three things. So the moral of the story is कि आफ्सपा को रिपील कर देना चाहिए पर हमें एक ऐसे लॉ की भी ज़रूरत है जो देश की यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को मेंटेन करे। तो अकॉर्डिंग टू जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी हमें क्या करना चाहिए, हमें आफ्सपा के जो रिकमेंडेशंस हैं हमें आफ्सपा के जो थोड़े से क्लॉजेस हैं वो यूएपीए में उसको मर्ज कर देने चाहिए, राइट, और आफ्सपा को पूरी तरीके से निकाल देना चाहिए। ओके, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। और सुपर कोचिंग इज़ अ वन स्टॉप इनिशिएटिव जहाँ पे आपको एक सब्सक्रिप्शन में सारी चीज़ें मिल जाती है, बी इट डेली लाइव क्लासेस बाय एक्सपर्ट टीचर्स, योर मॉक टेस्ट और योर स्टडी मटेरियल। ओके, और ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपये में अवेलेबल है। बट इफ़ यू यूज़ माई कूपन कोड आकाश20 यू गेट अ 20% ऑफ। और अगर 31 अगस्त 2022 के पहले आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू गेट अ बम्पर डिस्काउंट जहाँ पे आपको ये सब्सक्रिप्शन सिर्फ 1680 रुपीज़ पर मंथ में अवेलेबल है। Thank you so much and please do like and subscribe to our channel. Thank you.